हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी ईओआरओ की। थोड़ा सा बहुत ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है वापस। 2 वीडियो अपने पहले आ चुके हैं, 50 प्रश्न मैं करा चुका हूँ, 300 प्रश्न लगभग लगभग मैं कराने वाला हूँ। यानी कि इस तरह के 12 वीडियो आएंगे। उस 300 प्रश्नों में लगभग लगभग जो भी पूरा एक्ट है और जो नियम है उनके प्रश्न अपने एक बार कर लेंगे। उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी इस एक्ट से रिलेटेड। और बहुत ज़्यादा अभी आपको लग रहा होगा कि पार्ट भी आपने अभी तक बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज पढ़ी होगी, इतना कठिन नहीं है। मैंने पूरी बुक तैयार करी थी इसकी, सारा बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा उसको अगर मेरे ख्याल से अभी लगभग लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स के पास बुक पहुंच गई, आप देखेंगे अगर उसको सही तरीके से पढ़े तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ये प्रश्न मैं वो करा रहा हूँ जो अपनी बुक में ही है ना, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ईओआरओ में मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो केवल 799 में बी पार्ट का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके साथ बी पार्ट की टेस्ट सीरीज भी फ्री है ना। फुल कोर्स भी लेना चाहे तो फुल कोर्स भी ले सकते हैं। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फुल कोर्स अभी लेंगे तो क्या इसकी वैलिडिटी एग्जाम के बाद भी रहेगी? तो बिल्कुल, फुल कोर्स में जो पार्ट ए है वो SIRS में भी आपके काम आने वाला और 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। बाकी एक बात तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये काम तो जरूर जरूर करना है कि टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है। पार्ट फुल कोर्स की भी अपने पास टेस्ट सीरीज है और केवल पार्ट भी ध्यान रखना, इसमें पार्ट भी अलग है और इसमें पार्ट भी अलग है। आप दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये मस्ट है, ये तो ज्वाइन करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना अच्छा है। और एक और आपकी एक लंबे समय से डिमांड थी कि सर स्पेशली करंट अफेयर्स का जो ईओआरओ में करंट अफेयर्स है अर्जुन सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसका अलग से कोर्स लॉन्च कर दीजिए। तो बहुत कम कीमत में, केवल 199 रुपये में अर्जुन सर का भी अलग से आप कोर्स, जो आपकी डिमांड थी उसको भी अलग से आप ऐप में दे दिएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ पूरा वीडियो कोर्स है जिसमें आपको 2 साल का, यानी अभी अगर 2023 में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो 2022 और 2023 भी पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस इसके साथ 99 रुपीज़ की जो अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही थी रेगुलर, हर हफ्ते के करंट अफेयर्स में आते हैं, वो भी आपको टेस्ट सीरीज इसमें 199 रुपये में वो भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि इसके पहले मैं 50 प्रश्न करा चुका हूं, यहां से मैं 51 से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला सवाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्य का हस्तलिखित प्रस्ताव जरूरी है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन? जो भी नगर पालिका, चाहे वो नगर पालिका बोर्ड हो चाहे नगर परिषद नगर निगम, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना हो उनको हटाने के लिए, तो कितने सदस्यों का, नगर पालिका के कितने सदस्यों का प्रस्ताव, हस्तलिखित प्रस्ताव जरूरी है? 1/10 सदस्यों का, 3/4 सदस्यों का, 1/6 सदस्य और 1/2 सदस्य। देखो, एक पहली बात तो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैंने बुक से सारे प्रश्न लिए हैं। बुक में थोड़ा सा एक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ जो ऑप्शन बी, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 3/4 सदस्यों का, 3/4 सदस्यों का। ठीक है, एक ये थोड़ा सा मिस्टेक था बुक में भी। ये धारा की बात करूँ तो धारा 53 में था। तो दोनों ही जगह आप थोड़ा सा सुधार कर लेना, जिनके पास भी, जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी। यहाँ पर मुझे कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया, सर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैंने इसमें जो नया लौट आया उसमें तो हमने सुधार करवा दिया। जिनके पास पुरानी बुक थी वो पुरानी बुक में थोड़ा सा आप सुधार कर ले कि यहाँ पर 1/3 सदस्य था पहले, अब आपको इसमें 3/4 सदस्य रखना है। तो प्रस्ताव लाने के लिए भी 3/4 सदस्य और पारित कराने के लिए भी 3/4, यानी 75% हम इसको कह सकते हैं। 75% सदस्यों का प्रस्ताव लाना जरूरी है। अगर परसेंटेज में भी पूछ लिया जाए तो परसेंटेज में भी याद रखना, 75% सदस्यों का यहाँ पर प्रस्ताव लाना और उसको पारित कराना जरूरी है, तभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और 2 साल तक ये नहीं लाया जा सकता। कई स्टूडेंट्स जो तो ये भी सवाल आ रहा है कि सर 2 साल नहीं है, 1 साल है। हाँ, ये देखो, ये पुराना एक जो ओरिजिनल एक्ट आप पढ़ रहे हैं टेलीग्राम पे, जो ओरिजिनल एक्ट शेयर किया गया था कहीं सब जगह जहाँ पे टेलीग्राम में, उस ओरिजिनल एक्ट में बाद में कहीं सारे अमेंडमेंट हो गए, तो अब 1 साल नहीं है, 2 साल तक नहीं लाया जा सकता। ये बात आपको ध्यान में रखनी, बाकी चीजें उसमें सही है, बस ये यही आपको सुधार करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्ड समिति का गठन का उल्लेख किस धारा में मिलता है? देखो, ये धारा जहां इंपॉर्टेंट धारा है वो मैं आपको बता दूंगा। सारी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कि सवाल में आपको धारा ज्यादा मिले लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर भी क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका रीजन ये है कि देखो, एग्जाम में अपने कितने प्रश्न आएंगे? एग्जाम में अपने प्रश्न आएंगे टोटल 30, 32, 33, ये प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न बनाए गए 300, 400, टेस्ट में इससे भी ज़्यादा, और टेस्ट में प्रश्न अलग है, यहाँ पर प्रश्न अलग है। जब टेस्ट में प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है सर आपने ये तो बताया नहीं कि ये इंपॉर्टेंट धारा, मैंने इंपॉर्टेंट धारा में नहीं बताया है और ये प्रश्न तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पर।
क्योंकि वहां 300-400 प्रश्न बनाए जाते हैं, तो अब 300-400 प्रश्न में इतने प्रश्न कहाँ से लाए, तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग धारा 100 प्रश्न बनाएंगे, तो वहां पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो धारा इंपॉर्टेंट हो, तो जहां जहां पर भी धारा इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। सारी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी धाराओं को रटने की करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सारी धारा पढ़ने के बाद ये अनुभव किया। तो धारा 53 है, ये इंपॉर्टेंट में आती है, तो इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसा धारा बहुत महत्वपूर्ण है। वार्ड समिति का गठन का उल्लेख किस धारा में मिलता है, ये धारा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस यहाँ पर इस धारा को याद रखना। वार्ड समिति ऐसा जो धारा में भी उल्लेख मिलेगा प्लस संविधान के आर्टिकल में भी उल्लेख मिलेगा, इसलिए ये तो विशेष रूप से याद रखने की। अगला सवाल उसी से संबंधित है, भी संविधान के किस अनुच्छेद में। पहले हम देख लेते हैं वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी किस धारा में उल्लेख है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने, वही मैंने आपको पिछली बार तरीका बताया। मैं आपको यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ, आप भी साथ साथ करते जाइए, और लास्ट में कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपने 25 में से कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर लिए। मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसका मैं उत्तर बताऊंगा, आप पॉज करके प्रश्न आराम से पढ़ सकते हैं, अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो कागज और पेन साथ में लेकर बैठिए, प्रश्न का पूरी एक लिस्ट बना दीजिए, 51, 52, 53, 54, 55, लास्ट 75 तक, और आपके आंसर लिखते जाना, मैच करते जाना, ठीक है। राइट और रॉन्ग साथ में लिखते जाना, लास्ट में मुझे आंसर लिख सकते हैं। तो वार्ड समिति का गठन, उसका उल्लेख हमें कहां पर मिलेगा, तो सही आंसर है इसका धारा 54 में। तो अभी हमने 53 तो अभी यहां पर पढ़ी थी, ठीक है। 53 धारा 51 52 महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने आपको ये पिछली बार वैसे भी करवा दिया था। इसमें अविश्वास प्रस्ताव, 50 तक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 3 आता है, अध्याय 3 से 51 से स्टार्ट हो जाता है। अध्याय 3 यहाँ से अविश्वास प्रस्ताव अभी हमने पढ़ा था, ये दोनों धारा महत्वपूर्ण है। और वार्ड समिति, यहाँ पर ये वार्ड समिति है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो वार्ड समिति इसी धारा में लिखा हुआ है कि जहां पर, ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी नगर पालिका में अगर 3 लाख प्लस 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है, 3 लाख से अधिक की जनसंख्या है, अब क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पर 3 लाख से अधिक की जनसंख्या हो रही है, तो वहां पर अब क्योंकि नगर पालिका नगर निगम है, अब नगर निगम जैसे एरिया में, नगर परिषद जैसे एरिया में यहाँ पर ये बनेगी, तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर क्या है कि अब बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ इसके वार्ड है वहाँ पर भी वार्ड कमेटीज बनाई जा सकती है। तो ये वार्ड कमेटी वहाँ बनती है जहाँ 3 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। वार्ड कमेटी जरूर नहीं कि सभी वार्ड में हो, लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ पर वार्ड में बनाई जा सकती है। तो वार्ड समिति, इसका उल्लेख हमें मिलता है धारा 54 में। वार्ड समिति में सदस्य कौन होंगे, जो उस वार्ड के भी पार्षद हैं वो उसके सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर भी बना सकते हैं वार्ड कमेटी, ज्यादा 2 से 1 या 1 से अधिक पार्षद हो तो उनमें से चूज कर लिया जाएगा भी किसको अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्ड समिति का उल्लेख है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस एक्ट में भी जो नगर पालिका अधिनियम है, इसमें भी धारा 54 में उल्लेख है। और अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान में भी हमें पता होना चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। संविधान में उल्लेख है, संविधान में हमें पता है अनुच्छेद 243 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, 243 क, ठीक है। अब जो 243 क है उसमें जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो पी से स्टार्ट होते हैं, पी क्यू आर एस, एस तक जब पहुंचते हैं तो एस में वार्ड समिति का उल्लेख हमें लिखा हुआ चौथे नंबर पर। यहाँ तो परिभाषा आ जाती है, तो पी तो होगा नहीं क्योंकि पी में परिभाषा है, एस में एस समिति है ना। एस से आप याद भी रख सकते हैं समिति, कौन सी समिति, वार्ड समिति। तो अनुच्छेद 243, 42 और 41 तो कट ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है नगर पालिका से संबंधित कोई भी हो सारे 243 पी, 243 क्यू, 243, तो 242 और 241 का तो काम ही नहीं है अपन को, या तो 243 पी या फिर 243 एस। पी में परिभाषा है, पी में परिभाषा, तो एस में समिति, वार्ड समिति का उल्लेख हमें संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 243 एस में वार्ड समिति का उल्लेख है। उसमें भी इतना ही लिखा, 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं, नगर पालिका द्वारा अधिकतम कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। नगर पालिका द्वारा वार्ड समिति में, ऐसा लिख, इसका सही प्रश्न ये हो जाएगा, वार्ड समिति में कितने सदस्यों को नाम निर्दिष्ट या मनोनीत किया जा सकता है। मनोनीत कैसे, जैसे अभी हमने कहा वार्ड समिति, उसका अध्यक्ष कौन होगा, वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो वार्ड समिति का उस समय वार्ड में पार्षद हैं, वो पार्षद जो है वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर 2 या 2 से अधिक वार्ड बनकर फिर वार्ड समिति बनी है तो बाकी जो पार्षद होंगे उसके सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किसी सदस्य को मनोनीत भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कितने किए जा सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ अधिकतम 5 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है जिनकी उम्र
जिनकी जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा हो, 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और उनको नगर पालिका का विशेष अनुभव हो, नगर पालिका का विशेष ज्ञान उनको हो, ऐसे 5 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? ये भी धारा 54 में ही लिखा हुआ है। तो इसको याद रख लेना, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। धारा 54 में से पूरी इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा ही हमें पढ़ना है। उसके बाद आ जाती है धारा 55, ये धारा 55 से संबंधित है। एक या अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां बनाई जाएगी। इसके संबंध में सत्य विकल्प चुनिए। रोशनी समिति से संबंधित कुछ विशेष अलग-अलग समितियां, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देता हूँ, वैसे तो आगे प्रश्न आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर धारा 55 में, हमने धारा 54 में वार्ड समिति है, धारा 55 में और अलग-अलग समितियां हैं। वार्ड समिति से अलग समिति है ये नगर पालिका के काम करने के लिए, नगर पालिका के बहुत सारे अलग-अलग काम है, उनको काम को बाँटना इस समितियों में बाँटा हुआ है। तो ये समितियाँ नगर पालिका के जितने भी कार्य उसमें हेल्प करती हैं। जैसा-जैसा काम है उस हिसाब से समितियाँ बनी हुई है, ठीक है ना? जैसे रोशनी समिति तो ये रोशनी का सारा देखती है, गंदी बस्ती समिति तो गंदी बस्ती को सही करने के लिए काम करती है, महिलाओं से संबंधित समिति तो महिलाओं से संबंधित कार्य यहाँ पर करती है। एक जो मेन कमेटी है वो है कार्यपालिक कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो सबसे मेन कमेटी है यहाँ पर। उन सभी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? धारा 55 में, ठीक है? तो धारा 55 में बात हो रही है कि रोशनी समिति से संबंधित सत्य विकल्प। इसमें लिखा होगा कि रोशनी समिति में समितियाँ टोटल होगी कितनी? 1 से 50 वार्ड तक, अगर 50 वार्ड तक संख्या है तो 2 समितियाँ, 51 से लेकर 75 वार्ड है तो 3 समितियाँ होनी चाहिए, 75 से अधिक वार्ड है तो 4 समितियाँ। ये कह रहा है सभी असत्य हैं या सभी सत्य हैं? ये सभी असत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर जो गिनती हमें याद रखनी है वो 1, 2, 3 की याद रखनी कि 1 से 50 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। 1 से 50 में 1 समिति, 51 से 75 में 2 समिति और 75 से अधिक में 3 समिति होनी चाहिए। यहाँ पर ये मिस्टेक लिख दिया, इसलिए यहाँ सभी असत्य है। ये धारा 55 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं धारा 55 में यहाँ पर एक इसमें टोटल 1 प्लस 10 समिति आपको याद रखनी है ना? 5 55, 5 और 5 10, 10 समितियाँ। एक कार्यपालक समिति होती है और 10 अन्य समितियाँ होती हैं। एक मेन समिति एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, एक कार्यपालक समिति, 10 अन्य समितियाँ हो सकती हैं। 10 अन्य समितियाँ हो सकती हैं, जिसमें एक रोशनी समिति भी है, गंदी बस्ती सुधार समिति भी है, स्वच्छता और उससे संबंधित समिति भी है। इस तरह से 10 समितियाँ और हो सकती है। 10 समितियाँ अधिकतम की बात की, हालाँकि नगर पालिका चाहे तो इसमें और आवश्यकता होने पर और भी बढ़ोतरी कर सकती है, ठीक है ना? तो कार्यपालक समिति के अलावा 10 अन्य समितियाँ और होती हैं। ये समितियाँ क्या काम करती है? समितियाँ, अभी मैंने आपको बताया कि नगर पालिका संबंधी और भी विशेष काम हो तो उसमें सहायता करने का काम करती है। समिति की बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख किस धारा में मिलता है? ठीक है, यहाँ पर बात करिए बैठकों में, समिति जो भी होगी, ये जो समिति उसकी बैठक होगी, बैठक में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसेस का उल्लेख किस धारा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 58 में। ठीक है, अभी हम धारा 57 के बारे में भी आगे पढ़ने वाले, धारा 57 भी आ जाएगी, धारा 60 भी आ जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट है, धारा 60, धारा 57 और धारा 57 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, धारा 58, इसका सही आंसर धारा 58, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण 57 की और 60 की है, ये ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रक्रिया को पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 58। नेक्स्ट आगे सवाल देखते हैं, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? पहली बात, कार्यपालक समिति का उल्लेख कहाँ मिलेगा? मैंने कहा धारा 55 में मिलेगा। 1 प्लस 10 समितियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है पदेन सचिव, हम सीधा टू द पॉइंट चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है पदेन सचिव कौन होगा? देखो सचिव की बात आती है, अब पहले तो ऑप्शन देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समिति का अध्यक्ष, समिति का उपाध्यक्ष या समिति का कोई सदस्य। बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी कई बार सचिव, पदेन सचिव ये पूछा जाता है, सचिव जो आता है, सचिव हमेशा एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है? इतना बात अगर आपके दिमाग में इतना ये कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज हो, आपने अच्छी पढ़ाई करके, तो ये कॉमन सेंस वाली सबको पता रहता है कि सचिव जो भी होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब जो समिति का अध्यक्ष है ना, ये जो भी समिति के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, ये सदस्य, ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते, ये नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य नेता लोग हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, ये जो है ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर ये हो जाएगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका पदेन सचिव होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो समितियां बनी हैं, इस समितियों के बारे में लिखा भी, समिति का आगे पढ़ने वाले समिति का अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, समिति के सदस्य भी होते हैं। वो कौन कौन है? आगे सारे प्रश्न आने वाले, क्योंकि पूरा इसी चैप्टर से संबंधित है। इसका एक पदेन सचिव होता है, वो होगा मुख्य नगरपालिक अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन होता है? नाम से पता चल रहा है कि नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। अब अगर नगर पालिका बोर्ड है तो वहां पर ईओ हो जाता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, और नगर परिषद है या फिर नगर निगम है तो वहां पर आयुक्त हो जाता है, कमिश्नर हो जाता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं समिति के अध्यक्ष के संबंध में, ये आ गया, देखो समिति का अध्यक्ष कौन होगा, इसके संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए।
जो भी हम समिति बना रहे हैं 1+10 हमारी समितियों की बात कर रहा हूं, उसके ये अध्यक्ष कौन होंगे, ये कह रहा है कि नगर पालिका का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष यदि किसी समिति के सदस्य हैं तो उस समिति के पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। सत्य कथन हमें पहचानना है। तो आपका आंसर आपने लिख दिया होगा, मैं यहीं से बता देता हूं, इसका जो सत्य कथन है ये पहला वाला ही सत्य कथन है। अगर कोई भी ऐसी समिति जिसके सदस्य नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है तो वो उस समिति का अध्यक्ष भी हो जाएंगे। सही आंसर है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं होने पर नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अध्यक्ष बनाएगी नहीं, मुख्य नगर पालिका कभी भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये तो हमेशा क्या रहता है, ये सचिव रहता है। ठीक है ना, कार्यपालक समिति का भी सचिव है और बाकी सचिव के तौर पे ही काम करता है। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो बैठक का अध्यक्ष जिला कलेक्टर करेगा, ये भी गलत है, जिला कलेक्टर नहीं करता है। वो जो समिति का अध्यक्ष नहीं तो समिति ही तय करती है भी इसका बैठक की अध्यक्षता कब करनी है, पर समिति अपने से एक व्यक्ति को नियुक्त करती है, वो अध्यक्षता करता है अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर, न कि जिला कलेक्टर करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समिति के अध्यक्ष अभी हमने बात कर ली, एक तो ये धारा 57 में आने वाला है, आगे अगर सवाल आ जाए तो आप देख लेना, धारा 57 में इसमें समिति के अध्यक्ष के बारे में उल्लेख है। समिति का अध्यक्ष कौन बन सकता है, यदि समिति का अध्यक्ष यदि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी समितियां हैं उसके सदस्य उसके अध्यक्ष भी हो जाएगा, उपाध्यक्ष भी हो जाएगा और नगर पालिका के सदस्य भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सारा इसमें धारा 55 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वार्ड समिति की अवधि कितनी होगी। अभी हमने वार्ड समिति धारा 54 के बारे में कह दी, उसकी अवधि कितनी हो जाएगी, उसकी अवधि नगर पालिका के बराबर, विधानसभा विधान परिषद या निर्धारित नहीं। जैसे सभी की 5-5 साल होती है, लेकिन अगर 5 साल से पहले भंग हो रही है तो विधानसभा से तो कोई लेना देना है नहीं, विधान परिषद से भी कोई लेना दे। नगर पालिका की अवधि के बराबर होगी। नगर पालिका कितनी अवधि की होती है, वैसे 5 साल की होती है तो 5 साल इसकी भी अवधि रहेगी। लेकिन ध्यान देना, अगर नगर पालिका जल्दी भंग होगी तो फिर वो वार्ड समितियां भी भंग होनी है। नगर पालिका भंग होगी तो पार्षद भी चले जाएंगे और पार्षद नहीं रहेंगे तो वार्ड समितियां भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे। तो जितनी नगर पालिका की अवधि रहेगी उतनी ही वार्ड समिति की अवधि भी रहती है। ये भी उसी में लिखा हुआ, धारा 54 में ही बात ये लिखी हुई है। कार्यपालक समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, अब स्पेशली बात हो रही है जो धारा 55 में लिखा हुआ है। धारा 55 की बात हो रही है भाई, कार्यपालक समिति जो है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मेन है, मैंने कहा 1+10 होता है, इसके कौन कौन सदस्य होता है। क्या नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष इसका सदस्य होगा और वही इसका अध्यक्ष भी हो जाता है, उपाध्यक्ष भी होगा। इसमें जो विपक्ष का नेता होता है वो भी शामिल है। ये सारे के सारे शामिल, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये 3 तो है ये। इसके अलावा इसमें जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं क्या वो भी है, सारे सदस्य नहीं होते। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या निहित निश्चित है। नगर पालिका की सदस्य कौन कौन होंगे वो बताता हूँ। अगर नगर परिषद और नगर निगम है, नगर परिषद और नगर निगम अगर यहाँ है तो 7 सदस्य भी इसके जो है नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। 7 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिसमें से 2 महिला होनी चाहिए। और अगर नगर पालिक बोर्ड है, नगर पालिक बोर्ड है, तब यहाँ पर अधिकतम 5 सदस्य जो होंगे वो कार्यपालक समिति में सदस्य भी बन जाएंगे। और जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा वो इस कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा, जो हमने पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है। आगे कौन सी धारा में आता है आगे हम देख लेंगे। नगर पालिका की वार्ड समिति का सामान्य कृत्य, सामान्य कृत्य किस धारा में है पहले तो वो पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सा सामान्य कृत्य नहीं है, पढ़ने से अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करना, वार्ड में पार्कों के रखरखाव में सहायता करना, कला और सांस्कृतिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, नगर पालिका के लिए सौदे करो फीस और अन्य रकमों को संग्रहित करना, क्या ये करेगी। ठीक है, कौन सा इसका कृत्य नहीं है, बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा गौर करें, इसके सामान्य कृत्य में आप सारा देखेंगे तो ज्यादातर उसके जो कृत्य है वार्ड समिति है। अब यहाँ पर वार्ड समिति मेन जो काम होता है वो काम वार्ड समिति का नहीं है, काम तो नगर पालिका का है। वार्ड समिति किस लिए बनाई जाती है, वो उसकी हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। तो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंध में सहायता करती है, न कि पूरा प्रबंधन इसका काम है। ये पार्कों के रखरखाव में सहायता करती है, न कि इसका काम है। कोई सांस्कृतिक गतिविधियां हैं तो लोगों में ये प्रोत्साहित करती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, नगर पालिका के लिए सौदे जो कर हैं, जो लेने कर है, फीस है, उन रकमों को संग्रहण, क्या संग्रहण करने का काम ये करेगी, नहीं, ये संग्रहण करने का काम नहीं करेगी। ये तो उसकी सहायता करती है, उसमें सहायता, इसका सही आंसर होगा उस संग्रहण करने में सहायता करने करेगी, न कि खुद संग्रहित करेगी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आपको लग रहा होगा कितना आसान था ना, सबको नहीं आ रहा था लेकिन अब आसान हो गया। बस थोड़ा सा इस तरह से अगर आप लॉजिक लगाकर चलेंगे तो कई प्रश्न आप सही कर सकते हैं। वार्ड समिति के सामान्य कृत्य किस धारा में उल्लेखित है,
तो सामान्य कृत्य, अभी ये प्रश्न आ गया, ये सामान्य जो कृत्य हैं धारा 60 में इसका उल्लेख है। धारा 60 इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, है ना जो। और इसके अलावा धारा 61 ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 62 महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैटर क्या लिखा हो वो महत्वपूर्ण है। 59 महत्वपूर्ण नहीं है, इसको तो हटा ही दीजिए। ये इसके अंदर मैटर क्या लिखा हो वो महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड अगला सवाल आ रहा है, लेकिन धारा याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये धारा 60 61 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नगर पालिका अपनी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों का प्रत्यायोजन किसे कर सकती है? मैंने कहा धारा 61 इंपॉर्टेंट है, यही चीज धारा 61 में लिखी हुई है। धारा 61 में कि अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसे कर सकती है? समितियों को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, नगर पालिका के सदस्यों को, या उक्त सभी को? तो देखो, नगर पालिका अपनी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब इंग्लिश में आप जानते होंगे इसको डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना। अपना काम किसे सौंप सकती है? समितियों को, नगर पालिका अधिकारी को, नगर पालिका के सदस्य को। नगर पालिका अधिकारी, अब देखो नगर पालिका अधिकारी इसका पदेन सचिव है, लेकिन नगर पालिका के, अब अगर नगर पालिका अपने सारे काम नगर पालिका अधिकारी को सौंप देगी तो फिर लोकतांत्रिक जो प्रतिनिधि से जो चुनकर है वो कहाँ रहेगी? तो ये नगर पालिका अपने शक्तियों का और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन किसे करती है? ज्यादातर ये करती है समितियों को। कमेटीज इसके लिए बनाई जा रही है, तो समितियों को सौंपा जाएगा, न कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये तो सचिव के रूप में यहाँ पर काम करता ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समितियों को प्रत्यायोजित कर सकता है। इसी धारा 61 में लिखा हुआ है कि समितियों की शक्तियों को, अधिकार को सुरक्षित रखते हुए समितियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं। अध्यक्ष अपना जो कार्य है वो उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है। और जब उपाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे, अनुपस्थित हो किसी कारण से, तो इसकी अनुपस्थिति में जो नगर पालिका के सदस्य हैं, इसकी अनुपस्थिति में सदस्यों को भी किया जा सकता है। नगर पालिका सदस्यों को भी इसका कार्य प्रत्यायोजित हो सकता है। इसी में एक बात और लिखी हुई है कि अध्यक्ष किसी आरक्षित वर्ग से हैं, तो जो कार्य का प्रत्यायोजन है वो भी आरक्षित वर्ग के सदस्य को ही प्रत्यायोजित किया जाएगा। ये धारा 61 में लिखा हुआ है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्हर घोषित हो जाए, निर्हर का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाए, उसके बाद कौन सा कथन असत्य कथन होगा? ये जो बात लिखी हुई है कि भाई निर्भय घोषित होने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो लिखा हुआ है धारा 62 में। मैंने कहा धारा 62 में क्या है वो ये महत्वपूर्ण नहीं, धारा याद रखनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिसमें बात लिखी हुई है वो यहाँ पर बात आपको याद रखनी है। तो धारा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हर धारा में के पीछे आपको नहीं जाना। हर धारा के पीछे जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी धारा कैसे याद रखें, ठीक है। तो धारा के पीछे नहीं जाना है। कौन सा कथन असत्य होगा? ये है, वह उस तिथि के से कार्य करना बंद कर देगा। ये तो बिल्कुल सही है, तिथि से कार्य करना बंद कर देगा, जैसे उसको डिस्क्वालीफाई घोषित। उसके पूर्व में किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। क्या ये सत्य है या असत्य कथन है? उसके पूर्व में किए गए कार्य अविधिमान्य होंगे। सभी सत्य तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्शन तो यही मिल गया कि भाई या तो अविधिमान्य होंगे या फिर अविधिमान्य नहीं होंगे। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाए तो क्या जो उसने पहले काम किए वो अविधिमान्य हो जाएंगे, यानी कि वैलिड नहीं रहेंगे या वैलिड रहेंगे? इस धारा 62 में लिखा हुआ है अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को डिस्क्वालीफाई भी घोषित कर दिया जाए तो भी उसके पूर्व में किए गए काम वैलिड रहेंगे, अविधिमान्य नहीं होंगे। ये इसका आंसर होगा। हाँ, इसमें ये बात लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी संकल्प या कोई ऐसा प्रस्ताव या ऐसा कोई कार्य जिसने प्रतिकूल प्रभाव डाला हो नगर पालिका पे, ऐसे कार्य फिर वैलिड नहीं रहेंगे, ये बात लिखी हुई है। लेकिन सामान्य तौर पर ये अविधिमान्य नहीं होंगे, ये वैलिड रहेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, नगर पालिका के पदधारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना किस धारा से संबंधित है? तो यहाँ पर दो धाराएं जो इससे जुड़ी हुई है वो है 64 और 65। 64 में ये जो बात लिखी हुई है, 64 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका के जो भी पदधारी है, चाहे वो सदस्य हो, अध्यक्ष हो, चाहे मुख्य कार्यपालक अधिकारी हो, वो नगर पालिका की किसी भी संविदा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसमें अपना हित नहीं रखेगा। अपना हित रखेगा तो अपना ही फायदा पहुंचाएगा ना अपने, इसलिए हित नहीं रख सकता। ये बात कहाँ लिखी हुई है? लिखी हुई है धारा 64 में। अगर रखता है तो क्या है, उस पर पेनल्टी हो सकती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? धारा 65 में लिखी हुई है ना। यही सवाल हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है धारा 65 के अनुसार? धारा 65 में नगर पालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाला सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए शास्ति, पेनल्टी लिखी हुई। क्या ये कथन सही है? ये सही है ना, बिल्कुल सही है। धारा 65 इसी से संबंधित है। फिर कौन सा असत्य, हमें तो ये पहचाना है। सदस्य पर धारा 25 में उल्लेखित निरर्ता के अलावा अगर अन्य हित हैं तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा, और अधिकारी और कर्मचारी है तो 5,000 रुपये जुर्माना तो लगेगा ही, प्लस अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कौन सा असत्य है या सभी सत्य हैं? तो देखो, इसमें देखा जाए तो एक तरह से लग रहा है कि सभी सत्य हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक दे रखी है। यहाँ धारा 25 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए धारा 24, क्योंकि निर्भरता जो लिखी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन जो लिखा हुआ धारा 24 लिखा हुआ, ना कि धारा 25 में। 25 में तो हमने पढ़ा था मतदान का अधिकार है,
तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन बी, सभी सत्य नहीं होंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं धारा 24 लिख दूं तब सब सारे सत्य हैं। 65 में लिखा हुआ है नगर पालिका के किसी संविदा में हित रखने वाला सदस्य अधिकारी कर्मचारी के लिए पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? अगर वो हित धारा 24 में लिखा हुआ उसके अलावा है कि तो 24 में लिखा हुआ उस तरह का हित है ना, फिर तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई हित है तो 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। और अधिकारी कर्मचारी का कोई हित है तो 5,000 रुपये जुर्माना तो लगेगा लगेगा। अब क्योंकि अधिकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, तो साथ में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी लिखी हुई है। पर ये धारा 25 नहीं होनी चाहिए, 24 होनी चाहिए, इसलिए ये कथन हमारे हिसाब से असत्य हो जाएगा। बाकी ये सारी की सारी बातें इसमें यहाँ पर धारा 62 में लिखा हुआ है, धारा 65 में। ठीक है, धारा 65 में ये सारा लिखा हुआ है। तो 64 में क्या है? 64 में लिखा हुआ कोई भी हित नहीं रखेगा, और 65 में लिखा हुआ अगर कोई हित है तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, ये किस धारा में बताया गया है? धारा 66। अब धारा प्रश्न आ रहा है, अब क्या करें, क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं तो धारा 66 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अब देखो 64, 65 और 66 ये 3 धारा हमने पढ़ी कि कोई भी अपना हित नहीं रखेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। हित रखता है तो क्या पेनल्टी क्या लग जाएगी, वो इसमें रखा हुआ है। प्लस इसमें धारा 66 में लिखा हुआ है कि जो भी सदस्य हैं, सदस्य भी हैं, आदि में लिख दिया तो सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी, अध्यक्ष, सब इस लोक सेवा के भी इसमें जो पूरा लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि जो आईपीसी धारा दंड भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है 1860 का, उसकी धारा 21 के हिसाब से इन सबको लोक सेवक समझाया जाएगा। इसका मतलब चाहे सदस्य हो, अध्यक्ष हो, कोई भी, जो कानून लोक सेवक पर लागू होता है सारा का सारा इन पर भी लागू होगा। ये धारा 66 में लिखा हुआ है। और 51 से लेकर 66, ध्यान रखना 51 से लेकर 66, ये अध्याय 3 यहाँ से समाप्त हो जाता है। अध्याय 3 में जो धारा है वो 51 से लेकर 66 तक है, अध्याय 3। ठीक है, कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, यही तो है इसका नाम। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम तो सारे के सारे याद कर लेना। अध्याय का नाम तो जो अपने सिलेबस में ही दे रखा है, तो वहां से प्रश्न सीधा सीधा एक प्रश्न बन सकता है सिलेबस में से ही। कौन सा अध्याय में क्या लिखा हुआ, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। कार्य संचालन एवं वार्ड समिति, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो मैंने धारा 53 से शुरू किया, धारा 66 में मैंने खत्म कर दिया, चैप्टर 3 मैंने यहाँ से कंप्लीट करवा दिया। अब अध्याय 4 आ गया। अध्याय 4 किससे संबंधित है, यानी उसमें क्या लिखा हुआ चैप्टर में, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो पता होना चाहिए। नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका राजस्व, कर्मचारी वृंद या नियंत्रण। धारा अध्याय 3 में क्या है ये तो हमने बता दिया है ना। नगर पालिका गठन और शासन, वो 2 में हमने पढ़ लिया। पहला भी हमने पढ़ लिया था, पहला में हमने प्रारंभ का हमने पढ़ा था, तो प्रारंभ। फिर उसके बाद नगर पालिका का नगर पालिका गठन और शासन वाले हो गया। अब कार्य संचालन और वार्ड समिति हो गया। अध्याय 4 संबंधित है नगर पालिका संपत्ति से। नगर पालिका राजस्व ये 7th चैप्टर है। ये जो चैप्टर है कर्मचारी वृंद स्टाफ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 15वां चैप्टर है। ये 14वां चैप्टर है। छठा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। 5वां चैप्टर नगर पालिका वित्त और निधि। अध्याय 5 किससे संबंधित है वो भी देख लेते हैं। अध्याय 5 नगर पालिका वित्त व निधि, फंड, फाइनेंस एंड फंड, वित्त एवं निधि। ठीक है, नगर पालिका वित्त एवं निधि, तो वित्त लिखना है, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। वित्त, नगर पालिका वित्त एवं निधि। ठीक है, तो आपको अध्याय 1 से लेकर 5 तक याद होने चाहिए। 1 में हमने प्रारंभ ना, वहाँ पर शुरू हो रहा है प्रारंभ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था नगर पालिका गठन और शासन, वहाँ पर हो गया। तीसरा जो हमने पढ़ा कार्य संचालन और वार्ड समिति। चौथा हमने पढ़ा नगर पालिका संपत्ति। 5वां हमने पढ़ा नगर पालिका वित्त एवं निधि। यहाँ 6ठा चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर 7वां चैप्टर है नगर पालिका राजस्व। फिर आगे के वीडियो में और चैप्टर हम याद कर लेंगे। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है। नियंत्रण, ये हमने 14 में पढ़ा था। कर्मचारी वृंद स्टाफ, ये 15वां में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इस धारा में बताया गया है कि नगर पालिका को जंगम तथा स्थावर संपत्तियां या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति नहीं होगी। तो 2 प्रकार की संपत्तियां यहाँ पर बता रखी, जंगम और स्थावर, चल और अचल संपत्ति। स्थावर जो स्थायी है, अचल संपत्ति इसको कह सकते हैं अचल, इमूवेबल, और यह है चल। तो किस धारा में बताया गया है कि नगर पालिका चल और अचल संपत्तियां उनमें कोई हित अर्जित करने और धारित करने की शक्ति नगर पालिका रखेगी? कौन सी ये धारा है? धारा 68, धारा 67, धारा 66, धारा 61। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर होगा धारा 67। देखो अभी हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि
51 से 66, 51 से 66 हमारा चैप्टर 3। अब यहाँ से चैप्टर 4 शुरू हो गया और यहाँ पर जो पहली धारा है, धारा 67, उसमें यही बात लिखी हुई है कि जो भी चल अचल संपत्तियां है उसमें अपना हित धारण, अर्जित और हित धारण कर सकती है नगर पालिका। ठीक है, अब आगे 68 का आने वाला है। 68 भी एक धारा, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति नगर पालिका में निहित नहीं होगी? तो नगर पालिका की संपत्ति का नगर पालिका में निहित होना, ये धारा 68 में लिखा हुआ है। ये जो धारा 68 है, नगर पालिका की संपत्ति नगर पालिका में ही निहित होगी, ये लिखा हुआ है। कौन सी संपत्ति निहित नहीं होगी? अब धारा 68, ये जो धारा है इसमें क्या लिखा हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिख रखा है राज्य सरकार ने जो आरक्षित कर रखी है वह समस्त निहित सार्वजनिक भूमि, निजी संपत्ति है वह, या ए और सी। देखते ही पता चल रहा है कि ए होना चाहिए और सी होना चाहिए। जो निजी संपत्ति है वो निजी लोगों की है, नगर पालिका की नहीं होगी। और जो राज्य सरकार ने आरक्षित कर रखी है वो भी नगर पालिका की नहीं होगी। बाकी नगर पालिका के अंदर जितनी भी संपत्ति है, कुछ भी हो, चाहे वो जमीन हो, तालाब हो, है ना, झील हो, कुछ भी हो, कुआं हो, कोई भी पाइप हो, वो सारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति किसकी हो जाएगी? वो आ जाएगी, संपत्ति हो जाएगी नगर पालिका की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार नगर पालिका से समय समय पर भूमि को पुनर्ग्रहित कर सकती है? क्या वापस ले सकती है? वो इसी धारा में लिखा हुआ। यस, ऑप्शन में क्या लिखा? यदि जांच करने पर यह पाया जाए कि ऐसे नगर पालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है, यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो, लोकहित में अगर राज्य सरकार उसको पुनर्ग्रहित करना चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर सही है, ए और बी। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा कि ए और बी दोनों तरीकों से ये वापस ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। प्रशासन शहरों के संघ में किस धारा के अनुसार पट्टे जारी किए जा रहे हैं? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69 ए या फिर 69 क। ये 68 ग क ये तो है ही नहीं। ये इस तरह की कोई धारा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एक ही एग्जिस्ट है, ये 69 क। तो इस धारा के तहत जो नगर पालिका है, 69 क में लिखा हुआ है कि नगर पालिका जो भी पट्टे हैं अपने नगर पालिका उस पर पट्टे जारी कर सकती है। भूमि का अनिवार्य अर्जन कौन सी धारा करती है? धारा 70 सही आंसर होगा, धारा 70। भूमि का अनिवार्य अर्जन, अगर नगर पालिका को कोई भूमि एक्वायर करनी है, नगर पालिका अपने काम करने के लिए नगर पालिका भूमि, तो वो पहले डायरेक्ट वो नहीं करेगी, वो पहले राज्य सरकार को अनुरोध करेगी। इस 70 में लिखा हुआ, राज्य सरकार आवश्यक होने पर वो भूमि अर्जित करेगी और जो भी मुआवजा है वो देने के बाद नगर पालिका को ये सौंप देगी। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अभी हमने 65-66 तो पढ़ा ही था, तो समिति या समिति का अध्यक्ष इसमें है नहीं। 68 भी हमने अभी यहाँ पर देखा निहित होना, तो ये तीनों ही गलत हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 71। कतिपय भूमि, कतिपय का मतलब कुछ विशेष भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण करना। ये इस धारा 71 में क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। इसी धारा में 90 ए का उल्लेख, आपने 90 ए और 90 बी की जमीन के बारे में सुना होगा। 90 ए में लिखा हुआ ये, जैसे कि ट्रांसफर, जैसे यहाँ पर कोई भी, अभी जो हमने पढ़ा था भूमि का अर्जन और यहाँ पर जो पट्टे जारी करना, ये पट्टे जो नगर पालिका पट्टे जो गैर कृषि भूमि होती है ना, अब उसके वो पट्टे जारी करती है। अब यहाँ पर मान लो कि जैसे अब नगर पालिका, नगर बढ़ते बढ़ते, अब पहले वो भूमि कृषि भूमि थी, 90 ए में क्या होता, कृषि भूमि थी, ठीक है। अब लोगों ने वहां पर उसको आवासीय बना दिया और वहां पर रहने लग गए, तो क्या उसका पट्टा जारी होगा? नहीं होगा, यह नगर पालिका का नियम है नहीं। पर इस 90 ए में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भूमि का जो ये चेंज करना, भूमि का उपयोग को चेंज करना, इस 90 ए के तहत, तो इसके तहत कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण। तो इस नियमितीकरण में क्या होगा, जो कृषि भूमि है, इस धारा 71 में लिखा हुआ है कुछ विशेष भूमियों का जो है कि ये कोई कृषि भूमि है तो उसको नगर पालिका क्या कर सकती है, गैर कृषि भूमि में यहाँ पर ट्रांसफर करके उस पर भी पट्टा जारी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पट्टा जारी करने से संबंधित इस धारा 71 में यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर पालिका संपत्ति में कितनी धाराओं तक वर्णन किया गया है? ये तो हमें पता है कि ये 66 तक तो था ही, 3 में तो 66 तो होगा नहीं, 51 से 66 भी नहीं होगा। 51 से 66 तो किसमें था? भी हमने यहाँ पर ये तीसरा चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला 5 में पढ़ेंगे 89 ए तक, ये पढ़ेंगे धारा अध्याय 4 में, ये अध्याय 3 में, ये अध्याय 5 में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी 4 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए। ये थे हमारे सारे के सारे 25 प्रश्न। आज मैंने 25 प्रश्न कराए, टोटल अब तक 75 प्रश्न हो गए। आपके कितने सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। कोई और भी सुझाव हो, अभी मैं ये बुक से करा रहा हूँ, कुछ जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे कराता रहूँगा। 300 प्रश्न अगर आप लगभग अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आपको आने लग जाएगी। ठीक है, तो वापस कोशिश करेंगे, वापस और इस तरह के क्वेश्चन लगातार मैं लाता रहूँगा। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना कमेंट्स में, या फिर आप प्लेलिस्ट
प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।